सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छी तरीके से इस कंप्लीट पैकेज वीडियो में हमने आपको सारी चीजें देने की कोशिश करी है। करना क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपको वीडियोस देखनी है तो आप जाइए, आप हमारी प्लेलिस्ट सर्च आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए क्या है दोस्तों, नोट्स के लिए हमने ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ई पाठशाला ऐप पे अपलोड किया हुआ है। और हमने ये सारी चीजें बच्चों को बहुत ही मतलब कम प्राइजेस में रखी हुई है, 9 रुपए में रखी हुई है हमने। कोई 9 रुपए बड़ी बात नहीं है जब आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सेस हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। जल्द ही हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो 11th क्लास के बच्चे हिस्ट्री वाले हो, पॉलिटिकल वाले हो, ज्योग्राफी वाले हो। तो देखिए, ट्रेड का कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर आता है कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का होना। ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन पॉलिटिकल में आपने पहले से ही क्लास चैप्टर 9 जो है ग्लोबलाइजेशन, वो आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल के अंदर पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं। और दूसरा, अगर आप मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में भी मैंने आपको पहले से इंडस वैली सिविलाइजेशन में समझाया था कि किस तरीके से मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड किया करते थे। तो वो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेड की शक्ल में अगर मैं बात करूं तो प्राचीन काल से ही बहुत सारे ट्रैवलर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे प्लेमेज और बहुत सारे प्रीस्ट जो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, नॉलेज के लिए एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे जाया करते थे। लोगों को नहीं पता था कि सही मायने में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है या ट्रेड हो रहा है। लोग उस टाइम पीरियड पे गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल, आइडिया, इनोवेशन, जर्म्स, इवन डिजीजेस लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते थे और उनको पता भी नहीं चलता था। लेकिन ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड एंड यू कैन से इन द पॉलिटिकल लैंग्वेज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। और अभी हम इसको ज्योग्राफी लैंग्वेज में बोलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शक्ल जो थी ना, वो एकदम से पनपी नहीं या एकदम से बनी नहीं, समझ रहे। उसको बनने के लिए टाइम लगा, और टाइम जो लगा वो इस पार्ट में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यही चीज हम इसमें देख रहे हैं। तो आपको पता होगा कि अगर हम ट्रेड रूट्स देखें तो ये उर है हमारा पूरा यूफ्रेट एंड टाइग्रिस रिवर, और ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे मेटल्स, गोल्ड, कॉपर, स्टेटाटाइट, ब्यूटेन और भी जो कार्नेलियन है पत्थर, ये सारे एक दूसरे से प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करते थे। तो क्या उस टाइम पीरियड पे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं था, या क्या उस टाइम पीरियड पे ग्लोबलाइजेशन नहीं था? ऑफ कोर्स था। तो किसने मदद करी इसके लिए? इसने मदद करी ट्रांसपोर्ट ने। अर्ली टाइम पीरियड में ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं था, लेकिन लोग घोड़ों से, खच्चर से, पैदल लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट डेवलप होता चला गया तो वैसे वैसे क्या होने लग गया, वैसे वैसे इंटरनेशनल ट्रेड और बढ़ने लग गया। जो लोग पानी के माध्यम से जाते थे, पानी के जहाज के माध्यम से जाते थे, फिर वो एरोप्लेन से जाने लगे। ऑफ कोर्स हमने पाइपलाइन कनेक्ट कर दी, ऑफ कोर्स उसके बाद हमने रूट्स को कनेक्ट कर दिया और डेवलप कर दिया, नेविगेशन को और अच्छा कर दिया, ट्रेड रूट्स को हमने और अच्छा बना दिया, है ना। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट की वजह से हमने बहुत सारी सर्विसेज में हैवी गुड्स को, ह्यूमन बीइंग को, सामान को, और साथ में बहुत सारे बल्की गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने लगे। और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो था बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाता था। अब हुआ क्या, ट्रेड में हम कह सकते हैं कि ट्रेड 2 टाइप के होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल तो आपको पता है राष्ट्रीय, जो सिर्फ किसी भी कंट्री के अंडर में होता है। ओके, किसी भी कंट्री के अंडर में होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ऑफ कोर्स अक्रॉस द नेशन बाउंड्री। अगर मान लीजिए कि ये अफ्रीका है, ठीक है, सॉरी ये तो साउथ अमेरिका हो गया और ये अफ्रीका है। ऑफ कोर्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कोई सामान जा रहा है ना, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फिर आपको पता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से डेवलप हो रहा है। सेवाओं के लिए, चीज़ों के लिए, स्पेशल चीज़ों के लिए, सबके लिए डेवलप होता है। एंशिएंट टाइम पीरियड में जाएं अगर हम, तो उस समय पे बहुत सारे किसान या चरवाहे जानवर, पनीर, चमड़ा, मांस इनको बदलने के लिए धातु के उपकरण का ही आदान प्रदान करते थे। शुरुआती समय में लोगों के पास बार्टर सिस्टम का एक एग्जांपल था कि होता क्या था कि कोई भी वैल्यूएबल गुड्स, इसके पास मुर्गा, इसके पास सेब है, कि दोनों को एक दूसरे को चाहिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूल कोइंसिडेंट। और यहाँ पे ये लोग आपस में सामान चेंज कर लेते, या तो उसके बदले में क्या करते थे, कोई गुलाम है, गुलाम आपने दिया और गुलाम आपने इसको बेच दिया, तो ऑफकोर्स इसके बदले में आपको कुछ दे देगा। तो इसे बोलते थे हम लोग ट्रेड के लिए अर्ली टाइम पीरियड में ये सिस्टम बनाया गया। लेकिन ऑफ कोर्स
अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो लोग शुरुआती समय में छोटे लंबे डिस्टेंस में जाने से घबराते थे, सिक्योरिटी का मैटर पड़ जाता था, चोरी का मैटर पड़ जाता था, और साथ में कोई अटैक ना कर दे ये मैटर पड़ जाता था। इसलिए लोग शॉर्ट डिस्टेंस से बिलीव रखते थे। वो कहते थे कि भाई इमीडिएट फैसिलिटी अगर हमें मिल जाए, तत्कालिक सुविधाएं मिल गए, हमारे लिए बहुत है, इतने लंबे जगहों पे हमें क्यों जाना। वो तो बाद में मैं कह सकता हूँ 14वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में, 15वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में लोगों ने नई नई जगहें ढूंढनी चालू करी, फिर लोगों से नया नया ट्रेड होने लग गया। तो इसीलिए सिल्क रूट का अगर हम एग्जांपल बोले तो चाइना जो है रोम से कनेक्ट हुआ था, ये तो हमें पता है, क्योंकि आपको पता होगा चंगेज खान मंगोलिया के थे और उनका ट्रेड कहीं ना कहीं यूरोप में जाके इटली से भी हुआ था, है ना। तो इसका प्रूफ हमें मिला है, इस हिस्ट्री में हमें मिला है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड रूट्स बिल्ड होने लग गए, मतलब जैसे जैसे ओवरलैंड सिल्क रूट या मैरीटाइम सिल्क रूट, यानी कि जमीन पानी के इलाके कनेक्ट होने लग गए और रोड के इलाके कनेक्ट होने लग गए, तो हमारा ट्रेड जो है बढ़ता चला गया। ऑफ कोर्स स्लेव का जो ट्रेड था, स्लेव का ट्रेड, वो जिस समय कॉलोनी बननी चालू हुई थी ना, तो उस टाइम पीरियड पे स्लेव का ट्रेड बढ़ा था। क्योंकि याद करो कि ब्रिटेन के लोगों ने, यहाँ ब्रिटेन है, ब्रिटेन के लोगों ने यहाँ पे 13 कॉलोनी बसाई थी अमेरिका की, यूएसए के अंदर, याद करो। तो यहाँ से स्लेव ट्रेड जो था बनना चालू हुआ। तो लोग क्या करते थे कि अफ्रीका से स्लेव को मंगा के लेके जाते थे या इंडिया से स्लेव को लेके जाते थे और गुलाम बनाते थे। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड था हिस्ट्री का, उसमें स्लेव ट्रेड भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। वो तो बाद में अमेरिका के अंदर अब्राहम लिंकन ने मना करा। उसके बाद इंडिया के अंदर गिरमिटिया आंदोलन के तहत भी हमारा पूरी तरीके से स्लेव सिस्टम खत्म हुआ। लेकिन आज की डेट में स्लेव का सिस्टम कुछ अलग हो गया। लोग वीजा पासपोर्ट बना के बाहर काम करवाने के लिए जाते हैं ना, तो वो भी एक स्लेव ही है, लेकिन बस उसका क्या है कि एक पहलू बदल चुका है, बस और कुछ नहीं हुआ है, पहलू बदल गया है। हालांकि है भी वो ट्रेड। लेकिन अगर हम बात करें कि ये तो था हिस्ट्री के टाइम पीरियड पे कि लोग स्लेव को ट्रेड कर रहे हैं, कोई कीमती चीजें वो ट्रेड कर रहे हैं, ये होता था। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रॉ मटेरियल जो था ना, उसके साथ साथ फाइनेंस प्रोडक्ट भी जो था, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो भी ट्रेड होने लग गया। एग्जांपल के लिए जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में आए थे तो सिर्फ वो रॉ कॉटन को लेके जाते थे, रॉ कॉटन को लेके जाते थे इंडिया से, और वहाँ पे उनके पास मशीन थी, वहाँ पे कपड़ा बनाते थे और बाद में दूसरी कंट्री के अंदर क्या करते थे, बेच दिया करते थे। लेकिन ऑफकोर्स ये तो उस टाइम पीरियड की बात है जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने पूरी तरीके से सामान बनाया, सामान बनाने के बाद दूसरी कंट्री में बेचना चालू कर दिया। तो ऑफकोर्स इनको फायदा हो रहा है ना, इनको फायदा हो रहा है, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। अब हमें ये लगता है कि जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट और सेकेंड, तो हर किसी कंट्री ने क्या करा, ट्रेड बैरियर्स में टैक्स लगाना चालू कर दिया। मान लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है और ब्रिटेन जो है वो अमेरिका से रॉ कॉटन लेता है, तो रॉ कॉटन के टाइम पीरियड में अब अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चल रहा है, तो ब्रिटेन कहेंगे कि भाई हम तुम्हें क्यों दे, हमारी कंट्री के अंदर दिक्कत हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि आप अगर हमारी कंट्री से खरीदना चाहते हो तो इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये गलत हो गया। तो अब देखो हर किसी कंट्री के पास कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है जो दूसरी कंट्री को बेचनी होती है। तो ऐसे में अगर कोई कंट्री अपने ही सामान के ऊपर ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगा दे, या मान लो कि कोई सामान ब्रिटेन का हमारे इंडिया में आता है और हम कहते हैं कि अगर ब्रिटेन के लोगों को हमारे इंडिया में कोई सामान बेचना है तो हम कस्टम सीमा शुल्क जो होता है ज़्यादा लगा देंगे, तो क्या वो हमारी कंट्री में सामान बेच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बेच पाएंगे। और अगर नहीं बेच पाएंगे तो ऐसे टाइम पीरियड में क्या होगा, ऐसे टाइम पीरियड में हमने बनाया गेट, याद करो गेट, जनरल ट्रेड ऑन टैरिफ, जिसको हमने 1992 के अंदर क्रिएट करा। और हमने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से व्यापार कर रही है तो उसको व्यापार के नियम तय करने जरूरी है। कोई भी सामान कैसे बिकेगा, कितने कस्टम ड्यूटी पे बिकेगा, कैसे बिकेगा, उसके लिए तय करना होगा गेट को। गेट का नाम बदल के 1995 में WTO कर दिया गया, और WTO नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन मकसद यही है कि जो कंट्रियां इसकी पार्टिसिपेंट बनी हुई है उन सभी कंट्रियों में ये तय किया जाएगा कि कौन सी कंट्री किसकी कंट्री के साथ कितना कस्टम ड्यूटी लगाएगी, कितना पैसा लगाएगी, जिससे वो ट्रेड कर सके। ऑफ कोर्स WTO के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इनके वेलफेयर से रिलेटेड ही ज़्यादातर रूल्स बनते हैं जो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ पॉलिसी के अगेंस्ट में है। लेकिन ऑफ कोर्स क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड तो फिर भी एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है एग्जिस्ट? क्योंकि आपको पता है आज के डेट में अगर आप लोगों को एप्पल फोन खरीदना है तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, अमेरिका ही है भाई, वहीं पे बनता है एप्पल फोन। अगर आपको यूट्यूब चलाना है तो ऑफ कोर्स यूट्यूब कहाँ से बना, यूट्यूब ने मान लो कि बंद कर दिया कि हम इंडिया के अंदर जो है यूट्यूब नहीं चलाने देंगे या परमिशन नहीं है, सारे अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, तो सोचिए कितना कुछ रुक सकता है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है आज भी इसलिए अस्तित्व में है, WTO के कहीं ना कहीं कुछ कारणवश भी
हम इसीलिए क्योंकि हर किसी कंट्री में कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें हैं जो दूसरी कंट्री में बेच रहा है। छोटी से छोटी कंट्री के अंदर अगर हम देखें तो ऐसे कुछ गुड्स मिलते हैं जो पूरी कंट्री में किसी के पास नहीं है, लेकिन हमें जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम ये इंटरनेशनल ट्रेड को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लेबर जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है। और दूसरी बात, अगर क्या कहते हैं, मान लो कि हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ एयरटेल जो है, एयरटेल सर्विस है वो मिल रही है, लेकिन अगर दूसरी और सर्विस आ जाएगी तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा और हमारे पास ऑप्शन भी आ जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को आज भी कर रहे हैं। म्यूचुअल बेनिफिट जरूरी है, एक दूसरे का फायदा होता रहता है। फॉरेन पॉलिसी के तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर अच्छा हो जाता है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स और साथ में क्या कहते हैं कम्युनिकेशन, इन दोनों ने कहीं ना कहीं क्या कहते हैं हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड है उनको बढ़ाने की कोशिश करी है। और कम्युनिकेशन और ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से आज की डेट में हमने इंटरनेशनल ट्रेड को कई बड़े लेवल पे, बहुत ही बड़े स्तर पे इसको करके दिखा दिया है ना। तो यहाँ पे बेसिक ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो हमें कुछ बातें होती है जो सोचनी पड़ती है, उसी के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड काम करता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप लिख रहा है डिफरेंस इन द नेचुरल रिसोर्स, मतलब एक कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा है, एक कंट्री के पास कम है, तो वो होता क्या है वो हम समझेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन फैक्टर भी बहुत मैटर कर जाता है, जनसंख्या कैसी है तो उसके हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड मैटर करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मैटर कर जाता है, साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैटर कर जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन तो सबसे ज्यादा मैटर कर जाता है। एवरी एस्पेक्ट में, ट्रांसपोर्टेशन में, हम इस इंटरनेशनल ट्रेड में हम इन सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है तो कौन सी ऐसी बेसिक बातें होती हैं जो हमें जानने की जरूरत होती है, पहचानने की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो बात करेंगे कि डिफरेंस इन द नेचुरल रिसोर्स। देखिए हर कंट्री के पास ना अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से नेचुरल रिसोर्स है। कुछ कंट्रियां तो ऐसी है जिनके पास नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स उनके साथ किस तरीके से ट्रेड होता है या किस तरीके से ट्रेड होना चाहिए वो भी तो मैटर कर जाता है ना। जैसे एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, मतलब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर मैं इसलिए बोल पा रहा हूं आप सभी लोगों को क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर किसी कंट्री में लैंड मास ऐसा होता है क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के तहत हमारा इंडिया तो हिमालय बनाया था ना उन लोगों ने, तो ये तो हमें पता है यहाँ पे हिमालय वाला पोर्शन है, इसकी वजह से यहाँ के इलाकों के अंदर हमें कुछ अलग फॉसिल्स दिखने को मिलते हैं, यहाँ पे कुछ अलग दिखने को मिलते हैं। मतलब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर किसी कंट्री के लिए बहुत मैटर कर जाता है वहां के इंटरनेशनल मैं कह सकता हूं नेशनल रिसोर्स के लिए। मतलब अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहां पे नेचुरल रिसोर्स किसी और तरीके से होगा, तो ऑफ कोर्स वहां पे दूसरी तरीके से ट्रेड होगा। जापान की बात करें, कुवेटो की बात करें या वियतनाम की बात करें, कम्बोडिया की बात करें, हर किसी का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग है ना। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स के साथ साथ मिनरल रिसोर्स अलग अलग आ सकते हैं। हमारी कंट्री के अंदर जरूरी तो नहीं कि पेट्रोल बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिलता है, बल्कि सऊदी अरेबिया के अंदर पेट्रोल बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। तो आप इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स उस कंट्री में ये वाला नेचुरल रिसोर्स ज्यादा है, तो ऑफकोर्स वहां के इलाकों में इसका ट्रेड कई गुना ज्यादा होगा ही होगा। उसके साथ साथ क्लाइमेट कंडीशन, मतलब नेशनल रिसोर्स वहां के क्लाइमेट कंडीशन पे भी मैटर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं, साइबेरिया के इलाकों के अंदर सही तरीके से फसल नहीं हो पाती है क्योंकि वहां का नेचुरल क्लाइमेट ऐसा है कि वहां पे ऑफकोर्स बारिश ऑफकोर्स बर्फ ही इतनी ज्यादा होती है, तो आप कोई चीज पैदा कैसे कर पाओगे, है ना। तो ये तो एक नियम है, नियम यही है कि आप किस तरीके से वो चीज पैदा कर पाओगे, वहां पे ऑफकोर्स पैदा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि क्लाइमेट कंडीशन भी बहुत मुश्किल होता है। सऊदी अरेबिया में सिर्फ पेट्रोल या खेती ना के बराबर हो रही है। अफ्रीका के बहुत सारे इलाके गर्म है जहाँ पे सिर्फ गर्म फूड ही मिलते हैं जो हमारे इंडिया के प्लेसेस पे अवेलेबल है पर दूसरी कंट्री के पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए हम देखते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीजें भी नेचुरल रिसोर्स जो है नेशन का वो मैटर कर जाता है इन तीनों चीजों की वजह से। इसलिए हर कंट्री के अंदर हम अलग अलग चीजें देखते हैं और इसी वजह से हम नेशन का जो स्पेशलाइजेशन चीजें होती है हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारी इंडिया जो है ना वो एग्रो बेस्ड कंट्री है जहाँ पे ज्यादातर एग्रीकल्चर होता है, पर अगर मैं बात करूँ इंडोनेशिया की या मैं बात करूँ जापान की तो वहाँ पे लैंड मास कम है, तो ऑफकोर्स वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, तो इसलिए हम लोग उनसे उस चीज का ट्रेड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है जनसंख्या। तो जनसंख्या मैटर इसलिए कर जाती है क्योंकि हमने इसे पहले भी पढ़ा हुआ है कि जनसंख्या का एक फैक्टर होता है, जनसंख्या का साइज, उसकी क्या कहते हैं जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, इन सभी तरीके से हम लोग नापते हैं। लेकिन पॉपुलेशन फैक्टर इसलिए मैटर कर जाता है किसी भी कंट्री के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में कि जहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पे आप कह सकते हैं कि लोग या तो ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे होंगे या ज्यादा एग्रीकल्चर कर रहे होंगे या ज्यादा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किसी भी सेक्टर में वो अपने सुविधा अनुसार काम कर रहे होंगे और इसी वजह से उस कंट्री का नेशनल ट्रेड जो होता है,
इंटरनेशनल ट्रेड वो उसी हिसाब से बनता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए कोई भी कंट्री जो है गुजरती है। और अगर हम नेचुरली बेस पे देखें तो भाई हमारा जो कंट्री है वो एग्रो बेस्ड कंट्री है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो एग्रो बेस्ड चीजों के ऊपर, जबकि बहुत सारी यूरोप की कंट्री को अगर मैं देखूं तो वो इंडस्ट्रियल बेस्ड कंट्री है। तो ऑफकोर्स वहां पे हम उसी चीजों का व्यापार करते हैं, आईफोन, यूट्यूब, फेसबुक, ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ ये इंडस्ट्री है पूरी तरीके से, ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। पर हमारा इंडिया उस तरीके से उस चीज़ों पे काम नहीं कर रहा है। अगर हम चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हम वस्तुओं के साथ करते हैं और ये लोग टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से वेरिएशन करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो किसी भी कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड अगर होना है, मान लीजिए कि इंडिया के अंदर चाइना कहता है कि मैं आपको 102 अरब या 100 अरब दो जो है या 1 अरब जो है मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे ऐसी ऐसी फैक्ट्री लगानी है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट हो गया। तो इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसे हम विदेशी निवेश बोलते हैं। इससे हमारी कंट्री में क्या होता है? द इंडस्ट्री नेशन इंश्योर द इम्पोर्ट फूड स्टफ मिनरल्स एंड क्रिएट मार्केट फॉर देयर फाइनेंस गुड प्रोडक्ट। अब एप्पल की कंपनी को हमने बोला है कि आओ हमारी कंट्री के अंदर बेचो। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एप्पल को बुलाने के बाद ये कहे कि हम इंडिया का एक नया फोन निकाल रहे हैं जिसमें सिर्फ इंडियंस लोग यही फोन खरीदेंगे। तो इससे तो फिर एप्पल की जो कंपनी है हम उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें जो है मैटर कर जाती हैं। दैट इज वाई आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फाइनेंस गुड होते हैं, अगर कोई कंट्री अगर इंटरनेशनल ट्रेड के तहत ये कह रही है कि हम आपकी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यही हो गया कि वो हमारी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं वो ये करने की कोशिश कर रही है कि वो हमको पैसा दे रही है लेकिन उसको हमें मार्केट भी देनी पड़ेगी वो वाली, है ना? ये लिए। दूसरा ट्रांसपोर्ट, ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन ने तो बूम कर दिया है भाई किसी भी कंट्री के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्राइमरी सेक्टर से लेकर सेकेंडरी सेक्टर, एवरी पार्ट हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। इसीलिए आपको पता है कि गुड्स को, जो फाइनेंस गुड होता है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का काम होता है। पहले ये कंट्री में कम होता था लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और बढ़ने के बाद आज हम ट्रांसपोर्टेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं इसी वजह से, है ना? तो ये एक पार्ट है। अब किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखें तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, मतलब कितना ट्रेड हो चुका है, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, किस चीज में ट्रेड हो रहा है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, पहले कहां से होता था अब कहां से हो रहा है, और उसके बाद बैलेंस ट्रेड अप्रोच हमारे अपनाना जरूरी है जो आज की डेट में हर कंट्री कर रही है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब ये हो गया कि कैसे 1955 के अंदर इतना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होता था अमेरिका के द्वारा, अब 2015 के अंदर इतना ट्रेड होने लग गया। हालांकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस हमें इतना जानना होता है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे जीडीपी के अंदर इसका कितना इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब एक यूएस का इन लोगों ने एग्जाम्पल बता दिया है, यूएसए का, कि हम लोग एक्सपोर्ट करते थे 2015 के अंदर इतना, लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं इतना। तो इससे हमें समझ में आता है कि किस कंट्री से हम कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कर रहे हैं। मतलब जापान है, जापान से क्या सिर्फ हम खरीद रहे हैं, उन्हें कुछ बेच भी रहे हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये पता हमें वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के अंदर पता चलता है। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है कि किस पार्ट के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, सर्विस में, टर्शियरी सेक्टर में या क्वार्टनरी सेक्टर में। तो हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर प्राइमरी प्रोडक्ट जो है उसका डोमिनेंट ज्यादा है। हम लास्ट अगर सेंचुरी की बात करें, लास्ट से लास्ट भी बात करें, तो हम एग्रीकल्चर की चीजों को ज्यादा बेचते हैं। जबकि दूसरी कंट्री में अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो होते हैं वो बल्कि गुड्स हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा आते हैं। इवन सर्विस सेक्टर इंक्लूड कर ले, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल सर्विस या कम्युनिकेशन सर्विस, वो हम दूसरी कंट्री से ज्यादा करते हैं। मतलब हम लोग प्राइमरी सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा देते हैं अपनी कंट्री के थ्रू अगर किसी दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं तो। लेकिन दूसरी कंट्री से अगर हम ले रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग और साथ में सर्विस, यानी कि हम रॉ मटेरियल ज्यादा बेचते हैं। तो इसमें से फ्यूल, माइनिंग गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स जितने भी होते हैं उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारी कंट्री के अंदर देखा जाता है। किसी भी कंट्री के लिए फ्यूल, माइनिंग गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स को बेचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड क्या है? डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हमें इतना पता है कि हिस्टोरिकल के टाइम पीरियड में हमारे इंडिया के अंदर हिस्टोरिकली जो डेवलपिंग कंट्री थी, जो डेवलपिंग मतलब जो ग्रोथ कर रही थी, वो ज्यादातर वैल्यूएबल चीजों को एक्सपोर्ट कर देती थी, मतलब बेच दिया करती थी, आयात कर दिया करती थी। जैसे आर्टिफैक्ट हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, वो यूरोपियन कंट्री को बेचती थी। एग्जांपल के लिए हमारी कंट्री के अंदर कॉटन था, हिस्ट्री की बात करो, हम रॉ कॉटन उगाते थे, रॉ कॉटन यूरोपियन हमसे खरीद लिया करते थे। इसलिए मैं कह सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड हमारा ऐसा था कि जो डेवलपिंग कंट्रियां होती थी वो रॉ मटेरियल को दूसरी कंट्री को बेच देती थी और वहां से फाइनेंस बना हुआ कपड़ा, सामान जो था वो अपनी कंट्री के अंदर ले लिया करती थी। लेकिन एग्जाम्पल कॉटन का ये ना कि कॉटन हमने बेचा
उनके पास फैक्ट्री थी क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनके पास हुआ और उन्होंने कपड़े बना के, थ्रेड बना के हमें बेच दिया। हमने कोयला बेचा, कोयला बना के इन लोगों ने लोहा बनाया और इन लोगों ने बेच दिया। और जो डेवलप्ड कंट्रियां होती थी वो रॉ मटेरियल को क्या कर देती थी, बना दिया करती थी, और बनाने के बाद वो उन्हीं चीजों को क्या कहते हैं, दूसरी मार्केट में बेच दिया करती थी। लेकिन कुछ चेंजेस आए। चेंजेस क्या आए, जब क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूं कि ड्रास्टिकली चेंज हुआ, क्योंकि ज्यादातर ब्रिटिश कॉलोनियां जो थी उन्होंने काफी कंट्री को गुलाम बना रखा था, इसलिए वहां के रॉ मटेरियल ये अपनी दूसरी कंट्रियों में लेके जाते थे और वहां पे गुड्स बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब यूरोपियंस कंट्रियों ने या यूरोपियंस ने अपने कॉलोनियल पीरियड्स को या कॉलोनी वाली जगहों को लॉस करना चालू करा, फिर धीरे धीरे करके जो डेवलपिंग कंट्री थी वो रॉ मटेरियल को अपनी ही कंट्री में बनाने लगी, क्योंकि प्रॉफिट तो यही होता है ना कि रॉ मटेरियल आपने अपनी कंट्री में बनाया और बना हुआ सामान आपने दूसरी कंट्री में बेचा तो आपको ज्यादा फायदा हो। इसीलिए डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड पहले कुछ और था, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने बैलेंस ट्रेड अपनाया। बैलेंस ट्रेड कैसा, बायलैटरल ट्रेड या मल्टीलैटरल ट्रेड। अब देखिए, कोई कंट्री के पास बहुत सारा कोयला है, अगर वो कंट्री कोयला बेच देगी तो अपनी कंट्री के अंदर वो कैसे बिजली बना पाएगी, सिंपल सी बात है। अगर किसी कंट्री के पास बहुत सारा कॉटन है तो पहले तो हो जाता था कि चलो ठीक है कॉटन बेच देते हैं, लेकिन अब तो आपके पास फैक्ट्री, आपके पास मशीनें हैं, तो आप उसी कॉटन से कपड़े क्यों नहीं बना सकते हो, है ना। तो इसीलिए अब बैलेंस ट्रेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। बायलैटरल ट्रेड का मतलब होता है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करती है और या तो वो स्पेशल कमोडिटीज को शेयर कर लेती है एग्रीमेंट के तहत कि हम आपको इतना परसेंटेज दे रहे हैं तो आप हमें इतना परसेंटेज ऑफ चीज अपनी तरफ से भी देंगे। जैसे हमने रशिया और इंडिया ने हमारे साथ कर रखा है कि इकोनॉमिकली हमने क्या कहते हैं, टेक्निकली इकोनॉमिकली पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के अंदर रशिया ने हमारी काफी मदद करी स्टील कंपनीज को लेके या और कंपनी को लेके, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकली हमारा सपोर्ट करा है कश्मीर इशू को लेकर। ये हमने पॉलिटिकल के अंदर पढ़ा हुआ, मिलिट्री सपोर्ट करा है इन लोगों ने, हमें काफी हार्डवेयर और टेक्निकल चीजें भेजी है। कल्चर बेस पे भी बायलैटरल ट्रेड हमारा होता रहता है, हम इनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, ये हमारे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, है ना। अब मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है कि सारी कंट्रियां एक साथ आके मिल जाती है, सारी कंट्रियां एक दूसरे के साथ मल्टीलैटरल ट्रेड करती है और कई व्यापारिक देश एक साथ मिलकर व्यापार करते हैं। इसका जीता तक एग्जाम्पल क्या है कि इंडिया ने आसियान के साथ अच्छे रिलेशन बनाए और हमने 1992 के तहत लुकीस पॉलिसी करी थी। हाँ, ऑफकोर्स इंडिया का डोमिनेंस इसके अंदर ज्यादा है, लेकिन ऑफकोर्स इससे सारी कंट्रियों को एक साथ फायदा हो जाता है, इसीलिए इसे मल्टीलैटरल ट्रेड कहते हैं। अब मल्टीलैटरल ट्रेड में बहुत सारी कंट्रियां भी आपस में आ जाती है, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट तो है, लेकिन वहां पे फिर जो जाइंट कंपनियां हैं या जो जाइंट इकोनॉमिक कंट्रियां हैं वो कंट्रियां कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस ना दिखाए, इसलिए WTO 1995 में बनाया गया। लेकिन उसके बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी कंट्री के बीच में अगर, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल ट्रेड होने के लिए हमें विश्व व्यापार संगठन की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं कि विश्व व्यापार संगठन करता क्या है, मान लीजिए कि एक कंट्री है कोई मान लीजिए कि मैं कहता हूं अमेरिका है और अमेरिका जापान से ट्रेड करना चाहती है, और अगर अमेरिका जापान से ट्रेड करना चाहती है तो उस ट्रेड के अंदर ना तो अमेरिका मनमानी करे और ना ही जापान मनमानी करे। तो ऐसे केसेस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को सेट कर लेती है ग्लोबल ट्रेड के लिए कि किस कंट्री के बीच में कैसा ट्रेड होना चाहिए। उसके व्यापार के नियमों को तय करने का काम जो होता है वो किसका होता है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। मतलब अमेरिका अगर जापान से व्यापार करेगा और बोथ कंट्रियां अगर WTO की मेंबर हैं, बोथ कंट्री अगर WTO की मेंबर है, तो ऑफकोर्स नियम तय करने का अधिकार WTO को होगा। ओके, क्लियर इतना सा। अब सबसे पहले इसका नाम जो था वो गेट था, जनरल ट्रेड एंड टैरिफ एग्रीमेंट करके कुछ इसका नाम था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। फुल फॉर्म भी पेपर के अंदर आती है, लास्ट ईयर जब टर्म 1 का एग्जाम हुआ था तो उसमें आया था, लेकिन बाद में इसका नाम ट्रांसफॉर्म करके 1 जनवरी को हमने 1995 में हमने क्या कहते हैं इसको WTO बना दिया। जैसे पहले लीग ऑफ नेशन नाम था तो बाद में UNO बन गया ना, तो ऐसे सेम नाम बदल गया। अब क्या होता है कि इसमें एक डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट ये है कि ये बताते हैं कि ये वैसे तो नेशन वाइड अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो उसके बीच के नियमों को, सिद्धांतों को तय करते हैं। अब इनका काम है सर्विस, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंटेलेक्चुअल राइट्स, इनसे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड इनका मेन काम है। लेकिन ऑफ कोर्स ये मेन चीजें कि रिच नेशंस के लिए ये ज्यादा फायदेमंद होता है। अमेरिका से रिलेटेड कोई पॉलिसी बननी है तो WTO अपना अड़ंगा अड़ाएगा और कोशिश करेगा कि उनके फेवर में काम हो। चाइनीज है, चाइनीज प्रोडक्ट है ऑफ कोर्स, तो मास प्रोडक्शन करता है ना, तो ऐसे केसेस पे WTO चाहता है कि इनके फेवर में आइडियाज बने
और यहाँ पे ये जो पुअर नेशंस होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रियां होती है, साउथ सुडान, साउथ अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रियां, जानबूझ के इनको नियमों में ऐसे फंसाया जाता है कि बेचारे फंसे के फंसे रह जाए। तो इस तरीके से WTO काम करता है। ये इसकी क्रिटिसाइज मैं कह सकता हूँ, ये 200% है। क्लास 12th में जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होगे तो उसमें आपने देखने की कोशिश करी होगी, है ना। लेकिन कुछ ना रीजनल ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे WTO के अंदर तो देखो टोटल अगर हम कंट्री को नजरअंदाज ना करते हुए अगर रफली फिगर ले ले तो कम से कम 164 कंट्रियां इसकी मेंबर बनी हुई है। 2000 मैं कह सकता हूँ 11 का डेटा के अनुसार 164 कंट्रियां बहुत होती हैं। अब 164 कंट्रियां अगर आपस में ट्रेड कर रही है तो उसके बीच के व्यापार के नियम तो WTO तय करेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार एक ऐसे भी बन जाते हैं रीजनल ट्रेड ग्रुप। रीजनल ट्रेड ग्रुप में क्या होता है, 10 से 12 लोग, 3 से 4 लोग, 5 से 7 लोग, ये लोग आपस में एक अपना खुद का ग्रुप बना लेते हैं, जिससे आपस में मिलके ये लोग ट्रेड करेंगे। और इससे क्या होगा, इससे आपस में 6-7 कंट्रियों को आपस में म्यूचुअली फायदा हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं रीजनल ट्रेड ग्रुप। नॉर्मल्स है, अगर आपको ये मैंने बता दिया। अब देखो रीजनल ट्रेड ग्रुप में जैसे साफ्टा है, बहुत टाइम पहले बना था और आज भी है। उसके बाद एक OPEC ये भी एक। उसके बाद क्या कहते हैं, साफ्टा में कितनी कंट्री है, साफ्टा में तो 5-6 कंट्री है, इसमें 13 स्टेट्स है ना, इनमें 13 स्टेट है। देखो तो इनको पता है कि WTO अगर मनमानी करेगा तो हम लोग आपस में अपना खुद का कर लेंगे। इनका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और एक देखो एक और है नेफ्टा। नेफ्टा में कौन सी, कनाडा, उसके बाद मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स, सिर्फ इतनी सी कंट्रियां हैं। उसके बाद एक और है, ये तो खैर हमने बता दिया, इसमें 13 स्टेट है। उसके बाद एक ये भी है, इसमें कितनी कंट्री है, इसमें 13 कंट्री है। जानबूझ के लोग अपना रीजनल बनाते हैं। भारत ने भी तो कर रखा है ना, भारत ने भी करा, साफ्टा बनाया था। यूरोपियन यूनियन ने अपना खुद का बनाया, इसमें कुछ 12 या 28 कंट्रियां प्रेजेंट टाइम पे। एसोसिएशन, ये आसियान के बारे में भी आपने पढ़ा था कि ये इसमें क्या कहते हैं, इंडोनेशिया 10 कंट्रियां टोटल है। तो ये रीजनल ग्रुप है जो छोटे लेवल पे काम करते हैं। अब मेन कंसर्न यही होता है कि अगर ये कंट्रियां आपस में ट्रेड कर रही है तो देखना पड़ता है किस कंट्री के पास क्या सामान है, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन कौन सी कंट्री कौन सी करती है, तो कौन सा कौन किसको बेच सकता है वो जरूरी है। और दूसरा क्या कहते हैं, एक और चीज जरूरी होती है कि भाई बेटर स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ती चली जाए, गुड्स की अवेलेबिलिटी वाइड बहुत ही बड़े लेवल पे सर्विस दे सके ये लोग। और दूसरा, आपस में अगर प्राइस बेच रहे तो वेजेस और प्राइसेस आपस में ठीक होने चाहिए। मेन ये है कि अगर आपस में ट्रेड करें तो ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, इनका भी ट्रेड होता रहे। अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो कंट्रियों के अंदर है उनको खत्म करने की कोशिश करी जाती है, और कोशिश यही करी जाती है कि जो भी रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो और सभी उसका सही से इस्तेमाल कर पाए। ये चिंताएं हमेशा रहती है। आप ट्रेड करते समय, हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार का ट्रेड करते समय हमें ये देखना पड़ता है, क्योंकि ट्रेड जो होता है ना पानी का, बहुत बड़े लेवल पे जो ट्रेड होता है ऑफ कोर्स शिपों के माध्यम से, कार्गो के माध्यम से ही होते हैं बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड। मान लीजिए एरोप्लेन से भी हो रहे हैं, लेकिन इनसे बहुत बड़ी मात्रा में सामान को लाया और ले जाया जाता है ना। तो ऐसे केसेस पे क्या होता है कि ये कोशिश करा जाता है कि हर कार्गो को या पैसेंजर यात्री जहाज को सुविधाएं मिल सके जब भी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सामान बेचने और लाने ले जाने के लिए आ पाएगा। कार्गो को लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग और स्टोरेज की फैसिलिटीज मिलना जरूरी है, क्योंकि वही सामान लेगा। नेविगेशन चैनल्स मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद सभी कार्गो शिप को क्या कहते हैं, इंडिकेटर मिलता रहना चाहिए कि हाँ भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें नहीं है। तो इस हिसाब से टाइप्स ऑफ पोर्ट्स को बनाया गया, एक जो हैंडल करते हैं, एक जो लोकेशन पे बेस्ड होते हैं, और एक जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं स्पेशली। मतलब सारे पोर्ट सारे ही काम नहीं करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर कितने सारे बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं, कितने सारे देखने को मिलते हैं ना। तो हैंडल करने के हिसाब से 3 बनाए गए कि 3 हैंडल करेंगे। इंडस्ट्रियल पोर्ट का मेन काम ये होता है कि ये पूरी तरीके से देखते हैं कि हैवी और बल्की गुड्स, शुगर, ऑयल, केमिकल, ये जितने भी सिमिलर मटेरियल होते हैं ना, ग्रेन्स, उनको देखते हैं कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, ये उनके लिए अलग रखते हैं। उसके बाद कमर्शियल में ये होता है कि ऑफिशियली बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के साथ इनका पैकेजिंग से रिलेटेड हो गया, ये कमर्शियल में करते हैं। और जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है वो दोनों तरीके की गुड्स को देखने की कोशिश करता है। लोकेशन बेस्ड देखे तो इनलैंड है और आउटर है। इनलैंड का मतलब होता है कि सिर्फ कंट्री के अंदर जो छोटे शिप के जहाज होते हैं उनको छोटे लेवल पे कंट्री के अंदर दौड़ाना। लेकिन जो आउटर होते हैं वो बड़े लेवल पे जब सामान दूसरी कंट्री पे लेके जाना होता है तो आउटर पोर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है।
जैसे कांडला करके छोटा है वो तो हम अपना कुछ भी सर्विस पहुंचाते हैं तो हम वहां तक पहुंचाते हैं, लेकिन हम भाई मुंबई के पोर्ट्स का जब इस्तेमाल करते हैं, बंदरगाह का, गुजरात का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े लेवल पे करते हैं, विशाखापट्टनम का बड़े लेवल पे करते हैं। ऐसे आउटर पोर्ट्स में कहते हैं कि कोई बहुत बड़े शिप का होता है, जब छोटे शिप्स के सिर्फ से सामान लाके बड़े शिप पे लाना पड़ता है तो हमें आउटर पोर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो ज्यादातर कोस्टल लाइन पे स्थित होते हैं ना हमारे इंडिया में, आप देख सकते हैं। दूसरा स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी है कि हर पोर्ट्स का अपना अपना काम होता है। मान लीजिए एक पोर्ट्स का काम होगा सिर्फ ईंधन भरने का, किसी जहाज में पेट्रोल खत्म हो गया या ईंधन खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, तो उसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ टैंकर को भरने का, तो टैंकर पोर्ट्स भी बोला जाता है, ऑयल पोर्ट्स बोलते हैं इसे। दूसरा, कभी कभार मान लो कि किसी भी क्या कहते हैं जहाज को, शिपिंग को कोई दिक्कत होगी, तो इस शिप का काम होगा कॉल के माध्यम उसको कनेक्ट रखना कि कहाँ पे है, कैसे है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दूसरा होता है पैकेजिंग स्टेशन, मतलब कहीं पे भी सामान अगर आप लेके पहुंचे हैं बहुत बड़े लेवल पे, तो उसको सही तरीके से पैकेजिंग करने का काम पैकेजिंग स्टेशंस का होता है। मतलब सबका काम बांटा हुआ है। ये माल गोदाम में मेनली जहां से रिसीव कराते हैं सारा का सारा सामान। उसके बाद नेवल पोर्ट, इसका काम होता है कि कोई भी जहाज को किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं, कॉलिंग से रिलेटेड, कोई शिप खराब हो गई, मेंटेनेंस से रिलेटेड, कोई पोर्ट्स खराब हो गए, उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड नेवल पोर्ट का काम होता है। मतलब जैसे स्कूल के अंदर होता है ना, ये टीचर ही पढ़ाएगा, वो टीचर वो पढ़ाएगा, वो ये करेगा, उसका वो काम है, उसका वो काम है। सेम ऐसे ही यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड्स करने के लिए हमें जो बंदरगाह होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है और हर किसी का अपना खुद का काम होता है। ओके सो